Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 43 of the chapter Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. हम कर रहे थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और पिछले वीडियो में हमने एस्टिमेशन किया नाइट्रोजन का, जहां हमने ये पता किया कि नाइट्रोजन का मास परसेंटेज क्या है कंपाउंड में। और मैंने आपको बताया था कि दो मेथड्स होते हैं नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के, एक है डूमास मेथड और दूसरा है जेल्डाल्स मेथड। पिछले वीडियो में मैंने आपको डूमास मेथड कराया, इस वीडियो में मैं आपको जेल्डाल्स मेथड और आधा इस वीडियो में और थोड़ा अगले वीडियो में कराऊंगी। अब इस पे आने से पहले फिर से याद कर लेते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा एम क्या है। हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें एस्टिमेट करना था कि ये कंपाउंड कौन सा है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले उसकी क्वालिटी एनालिसिस करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब हम ये पता करेंगे कि इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद अब हमें ये पता करना है कि अगर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो कौन सा एलिमेंट कितना प्रेजेंट है। उसके लिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम सभी कंपाउंड्स, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड में, उनकी मास परसेंटेजेस निकाल लेते हैं। अगर हमें मास परसेंटेजेस पता चल गई तो सारे जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है सबकी मास परसेंटेज टोटल कितना होना चाहिए, 100 है ना। अगर परसेंट 100 पार्ट्स हैं तो उन 100 पार्ट्स में से 20 ये एलिमेंट है, 10 ये एलिमेंट है, इतना ये एलिमेंट है, इतना वो, टोटल जो है सबका वो 100% हो जाना चाहिए। तो जब आपको पता चल गया कि हाँ ये 100% हो गया, इसका मतलब अब आपको एग्जैक्टली पता है कि कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और किसकी क्या परसेंटेज है। मास परसेंटेज पता करने के बाद हम टेस्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए कि भाई इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, तो उनका टेस्ट करेंगे। जब हमें फंक्शनल ग्रुप भी पता चल गया तो अब हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इसमें OH अल्कोहल है तो OH होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH होगा, तो वो हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला सा बना लेते हैं। उस फॉर्मूला को एम्पायरिकल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, आपने वो एम्पायरिकल फॉर्मूला बना लिया। अब एम्पायरिकल फॉर्मूला बनाने के बाद आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड का। और एम्पायरिकल फॉर्मूला क्योंकि आपने बनाया हुआ है, उसका मास आप निकाल लोगे, उसका मास आपने कैलकुलेट कर लिया, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, उन दोनों को डिवाइड किया तो आपको कितनी बार एम्पायरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना है वो पता चल जाएगा। उसे मल्टीप्लाई करके आप सोचोगे कि अब इस फॉर्मूला को आप कैसे चेंज कर सकते हो, और वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल ही जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि वो कंपाउंड कौन सा है। तो ऑर्गेनिक एनालिसिस बहुत सारे स्टेप्स में होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि आप एक ट्रेजर हंट की तरह ना, कि आप कैसे पता करोगे कि क्या क्या है उस कंपाउंड में और वो कंपाउंड है क्या। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो अब हम इस वीडियो में जो है सेकंड मेथड करेंगे, जेल्डाल्स मेथड। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में हमने क्या किया था कि हमने डूमास मेथड में अमोनिया प्रिपेयर किया। अब जब हमने अमोनिया प्रिपेयर किया तो अमोनिया को हमने उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिया। हमने उसके वॉल्यूम को हम इस तरह से उसे कलेक्ट किया अमोनिया को कि हमें उसकी वॉल्यूम पता चल गई। उसकी वॉल्यूम से हमने नाइट्रोजन का मास निकाल लिया। और यही हम हर एलिमेंट में कर रहे हैं कि हम पहले उस एलिमेंट में अगर m ग्राम्स हमने कंपाउंड के लिए तो उसमें इतने ग्राम ये वाला एलिमेंट है। अगर इतने ग्राम एलिमेंट इतने मास कंपाउंड में प्रेजेंट है तो 1 ग्राम में कितना होगा और 100 ग्राम में कितना होगा, उससे हम उसकी मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो वही हमारा एम था कि हमने डूमास मेथड में उसकी वॉल्यूम से हमने नाइट्रोजन का मास कैलकुलेट कर लिया। जेल्डाल्स मेथड में भी अमोनिया बनता है, लेकिन हम उसे डायरेक्टली अमोनिया को कलेक्ट करके उसकी वॉल्यूम से नहीं निकालते, हम उसको कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड में और फिर उसको टाइट्रेशन के थ्रू उसमें कितना वॉल्यूम यूज हुआ उसे हम कैलकुलेट करके उसको पता करते हैं। मतलब गैसियस फॉर्म में कलेक्ट करके गैस के वॉल्यूम से हम मेजरमेंट ना करके उसे एक लिक्विड फॉर्म में, एक सोल्यूशन के फॉर्म में, लिक्विड मतलब डिसॉल्व्ड सब्सटेंस के फॉर्म में हम उसको रिएक्ट करके उसका एस्टिमेशन उस तरह से करते हैं। तो बस दोनों मेथड्स थोड़े से फर्क हैं, लेकिन आइडिया वही है कि हमें पता करना है कि वो जो अमोनिया बना या जो नाइट्रोजन था, जो भी कंपाउंड बना, उसमें नाइट्रोजन का मास क्या था। आइडिया हमारा, एम हमारा यही है कि हमें नाइट्रोजन का मास पता करना है। तो अब हम देखते हैं कि हम जेल्डाल्स मेथड में क्या करते हैं।
पहले तो सबसे पहले स्टेप में हम कंपाउंड को लेते हैं और उसको हम हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है कंपाउंड में तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और वो जब रिएक्ट करेगा वो बनाएगा कंपाउंड अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना देगा। तो जब आपने ये कंपाउंड लिया और उसको हीट अप किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आपको अमोनियम सल्फेट प्रोडक्ट में मिलेगा। लेकिन अब हमारी क्या प्रॉब्लम है कि अब हम कैसे, एक मिक्सचर है उसमें पहले ही कंपाउंड था जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे, अब हमने उसको एक मिक्सचर बना दिया और अब उसमें नाइट्रोजन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, उसने दूसरा कंपाउंड बना दिया, लेकिन हमें वो नाइट्रोजन तक पहुंचना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप्स हमारे उस नाइट्रोजन को सेपरेट करने में होंगे लगेंगे। हम उस नाइट्रोजन को अलग कर लेंगे ताकि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो इंटरफियर ना करें, वो हमारे को और कंफ्यूज ना करें। हमें वो उस नाइट्रोजन को अलग कर लेना है और उसको एस्टिमेट करना है। तो अगले स्टेप में हम, आपको जेल्डाल्स मेथड में ऐसा लगेगा कि हम हर चीज दो दो बार कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जब पहले ही हमें अमोनियम सल्फेट मिल गया, बाद में हमें फिर से एक और बार अमोनियम सल्फेट मिलेगा, तो हम दोबारा से अमोनियम सल्फेट क्यों बना रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ यही है कि सबसे पहले स्टेप में वो पूरे मिक्सचर में प्रेजेंट था, तो हमने उसको बाहर निकाल लिया और फिर हमने अमोनियम सल्फेट बना लिया, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें पहले उस नाइट्रोजन को अलग करना था। तो उसे अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस मिक्सचर को लेके हीट अप करते हैं एक फ्लास्क में। और जब हम हीट अप करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जो कंटेंट्स हैं जेल्डाल फ्लास्क के, उनमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। इसको जेल्डाल ट्रैप बोलते हैं। जेल्डाल ट्रैप में क्या होगा कि गैस अमोनिया बनेगी और वो जो है एस्केप नहीं कर पाएगी और वो इस ट्यूब के अंदर जाकर यहां से इस डिलीवरी ट्यूब से निकलती हुई यहां पे आ जाएगी। अब ये अमोनिया गैस जो है इस फनल में जाएगी। ये सब सील्ड एपरेटस है। फिर ये क्योंकि हम गैस एस्केप नहीं करनी चाहिए, फिर इसको ये निकलेगी कंडेंसर में से और कंडेंसर से निकलती हुई वो एक फ्लास्क में आ जाएगी। इस फ्लास्क में हम क्या करते हैं, इस फ्लास्क में हम नॉन वॉल्यूम का, मतलब जिसकी हमें वॉल्यूम पता है, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का लेते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब जिसकी मोलैरिटी हमें पता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमें पता है और जिसकी वॉल्यूम हमें पता है। क्यों? क्योंकि अब यहां से हमारी कैलकुलेशन क्वांटिटी की शुरू होगी कि जितना भी अमोनिया था वो सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करके अमोनियम सल्फेट दोबारा बना देगा। लेकिन यहां पर हमारा जो है सल्फ्यूरिक एसिड जितना हमने लिया वो उससे ज्यादा था, जितना यूज हुआ उससे ज्यादा था। तो जो बच गया सल्फ्यूरिक एसिड, हमें ये नहीं पता है कि नाइट्रोजन कितना है, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड बच गया उसको अगर हम मेजर कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इतना सल्फ्यूरिक एसिड था, इतना हमारा बच गया। इसका मतलब यूज कितना हुआ, जो नहीं था उसको टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूज कितना हुआ। जब यूज कितना हुआ पता चल गया तो आपको इक्वेशन, जो स्टोइकियोमेट्री होती है उसकी इक्वेशन की, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि नाइट्रोजन कितना यूज हुआ होगा। जितना भी नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुआ होगा वो यूज हुआ होगा, तो वही नाइट्रोजन है जो कंपाउंड में था। तो उस कंपाउंड, वहां से हम नाइट्रोजन की मेजरमेंट कर पाते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसलिए अब हमने क्या किया, उस फ्लास्क को में मतलब जो भी कंटेंट्स थे उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया। जब हीट किया तो अमोनिया गैस बनी। अमोनिया गैस को हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर लिया। कुछ सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ अमोनियम सल्फेट बनाने में और कुछ जो था एक्सेस था। उस एक्सेस को अब इस सॉल्यूशन को हम लेकर इसकी टाइट्रेशन करते हैं। जो एक्सेस था, अब हम इसको अलग अलग तो कर नहीं सकते जो अमोनियम सल्फेट बनाए, तो हम इसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ एक तरह से चेंज हो गई। हमें पता है कि शुरू में स्ट्रेंथ क्या थी और बाद में क्या है। वो हम कैलकुलेट कर लेंगे टाइट्रेशन करने के साथ। तो आपने लैब में एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस किए हुए हैं, तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। अब उसकी हमें पता है कि वॉल्यूम क्या है और उसका हमें पता है कि उसकी वो स्ट्रेंथ क्या है। अब उस स्ट्रेंथ के हिसाब से जो भी उसने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, मतलब जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ रिमेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में, वो हम पता कर लेते हैं। जब हमें पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इतना सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज नहीं हुआ था, तो उससे हम पता कर लेंगे कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ था और उससे हम पता कर लेंगे कि नाइट्रोजन कितना था। तो लेट मी जस्ट रीड दिस। द कंपाउंड इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4।
ठीक है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कंपाउंड को हीट करते हैं। फिर रिजल्टिंग एसिड जो है उसे मिक्स कर देते हैं एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक्सेस क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना भी नाइट्रोजन है सारे का सारा अमोनिया गैस बना दे, और जब हम एक्सेस डालेंगे तो वो जितना भी नाइट्रोजन है उसको वो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी ना किसी तरह से रिएक्ट करके अमोनिया बना देगा। तो excess of standard solution with excess of sodium hydroxide, the liberated ammonia, जो अमोनिया लिबरेट हुई, is absorbed in an excess of standard solution of H2SO4. उसको absorb कर लेते हैं H2SO4 में जो स्टैंडर्ड है, मतलब जिसकी हमें मोलैरिटी पता है, और एक्सेस उसकी लेकिन मेजर्ड क्वांटिटी है, इट इज अ नोन वॉल्यूम, कि हमें पता है कि एग्जैक्टली इतना ले रहे हैं और हम काफी लेते हैं ताकि जितना भी अमोनिया बने वो सारा रिएक्ट हो जाए। तो we take excess of standard solution of H2SO4, the amount of ammonia produced, जितनी भी अमोनिया प्रोड्यूस हुई है वो एस्टिमेट होएगी, कितने H2SO4 कंज्यूम हुआ है उससे पता चलेगा। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि भाई H2SO4 कंज्यूम कितना हुआ है? इसको हम करते हैं, जो H2SO4 यू कंज्यूम नहीं हुआ उसको टाइट्रेट करते हैं H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टैंडर्ड एल्कली सॉल्यूशन के साथ। स्टैंडर्ड मतलब जिसकी मोलैरिटी हमें पता है। तो जब हमारे पास स्टैंडर्ड एल्कली सॉल्यूशन है, अब क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आ गया और अमोनियम सल्फेट बन गया, तो अब ये स्टैंडर्ड नहीं रहा क्योंकि इसमें से कुछ H2SO4 यूज हो चुका है। तो अब जब हम उसे रिएक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बच गया H2SO4। तो बाय टाइट्रेटिंग द अनयूज्ड H2SO4 अगेंस्ट स्टैंडर्ड एल्कली सॉल्यूशन, दोनों के डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि कितना H2SO4, द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल अमाउंट ऑफ H2SO4 जो लिया था एंड फाइनल अमाउंट के कितना बच गया, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना यूज हुआ था, कितना रिएक्ट किया था अमोनिया से, और उससे हमें पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन कितना था। अब हम रिएक्शंस देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया, उसको रिएक्ट किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम किस में इंटरेस्टेड है? हम सिर्फ नाइट्रोजन में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हम एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कर रहे हैं। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको रिएक्ट किया H2SO4 से, जिससे अमोनियम सल्फेट बना। अमोनियम सल्फेट को फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, ठीक है। अब एक्चुअली तो हमने अमोनियम सल्फेट अलग नहीं निकाल लिया था, उसी मिक्सचर में प्रेजेंट है, लेकिन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो डाला वो अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा। अगर बाकी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो गैसियस प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे। तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट किया तो जो अमोनियम सल्फेट है उससे अमोनिया बन गई। ये अमोनिया अब हमारी, ये दोनों तो बाई प्रोडक्ट्स हैं, अमोनिया बन गई। अमोनिया जो है उसको अब हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर लिया तो उसने फिर से अमोनियम सल्फेट बना दिया। अब आखिरी रिएक्शन कौन सा होगा? जहां पे हम H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का टाइट्रेशन करेंगे, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। अब इसके मैथमेटिकल पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये साइड वाइप ऑफ कर दूंगी, तो 1 मिनट मुझे दीजिए। तो अब आते हैं मैथमेटिकल पार्ट पे। हमारा इंटरेस्ट जो है वो इस फ्लास्क में है जो यहां बनाया था मैंने, जहां एंड में हमने सल्फ्यूरिक एसिड नोन मोलैरिटी का लिया था। तो हमने H2SO4 मोलैरिटी M का लिया था, ठीक है। अब हमने कितना वॉल्यूम लिया? एक फिक्स्ड वॉल्यूम लिया उसका। तो लेट अस अज्यूम कि जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके साथ हम स्टार्ट हुए, वो कंपाउंड जो है उसका कितना मास था? M ग्राम्स था, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऑफ मोलैरिटी M जो हमने ली थी फ्लास्क में, ये जो टोटल वॉल्यूम है वो VML थी, ठीक है। हमने टोटल H2SO4 उसकी मोलैरिटी क्या थी? M मोलैरिटी थी, और हमने कितना लिया? हमने VML लिया, ठीक है। Volume of the solution of H2SO4 molarity M taken is VML. Volume of NaOH of molarity M used for titration of excess of H2SO4 is equal to V1ml. अब हम वो इक्वेशन लिखते हैं कि जो हम बचा हुआ H2SO4 है, लेट अस से कि इसमें से इतना जो ब्लू पार्ट है वो उतना अमोनिया, उतना वॉल्यूम, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि आधा ऊपर वाला यूज हो गया या कुछ, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि सारे में से इतना वॉल्यूम के जो H2SO4 आयंस थे वो यूज हो गए अमोनियम सल्फेट बनाने में, ठीक है। और इतना वॉल्यूम जो है लेट अस अज्यूम कि इसने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि ये एक्सेस था, राइट। तो ये जो वॉल्यूम यूज अप हो गया अमोनियम सल्फेट बनाने में, और ये जो है ये रह गया जो नॉट यूज्ड था। इस नॉट यूज्ड को जो है हम टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम टाइट्रेट करेंगे हम बोलेंगे वॉल्यूम
of the NaOH of molarity M used for titration of excess of H2SO4 is V1 ml. अगर उसके लिए हमें पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. H2SO4 आपने लिया, H2SO4 प्लस ट्वाइस NaOH, ये टाइट्रेशन की इक्वेशन होगी. ये आपको देगा Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया. अब अगर आप इस इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री देखें, हमने मान लो कि 2 मोल्स, मैंने आपको बताया था कि हम जो भी ले रहे थे सॉल्यूशंस, उसकी मोलैरिटी हमें पता थी m मोलैरिटी फिक्स्ड मोलैरिटी थी. तो जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे वो भी उसी मोलैरिटी का लेंगे. ठीक है, और उसी मोलैरिटी का लेके अगर हमने दोनों की मोलैरिटी सेम है, तो अगर हम 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज करते हैं तो उसको वो कितना सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, 1 मोल को. क्योंकि इनकी स्टोइकियोमेट्री ऐसी है कि 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल H2SO4 को न्यूट्रलाइज करता है. तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ NaOH ऑफ मोलैरिटी M, NaOH जो हमने लिया टाइट्रेशन के लिए, उसकी मोलैरिटी भी वही थी जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड के लिए M मोलैरिटी जो हमने लिया, उसकी वॉल्यूम क्या थी, उसकी वॉल्यूम V1 थी. ठीक है, जो हमने NaOH लिया उसकी वॉल्यूम V1 है. तो H2SO4 कितना होगा, अगर जितना भी H2SO4 1 मोल था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स है, तो H2SO4 का वॉल्यूम कितना होगा, V1/2 है ना, उससे आधा होगा. ठीक है, इट विल बी V1/2. अब ये H2SO4 कौन सा H2SO4 है, इसमें से ये वो वाला है जो यूज नहीं हुआ, क्योंकि जो यूज नहीं हुआ अमोनियम सल्फेट बनाने में वो यूज होगा टाइट्रेशन में. जो अमोनियम सल्फेट बनाने में यूज हो गया वो तो खत्म हो गया, जो बचा है ये वो वाला H2SO4 है. और इसकी वॉल्यूम हमने क्या बोली, इसकी वॉल्यूम क्या है, V1/2. V1 किसकी वॉल्यूम है, V1 सोडियम हाइड्रोक्साइड की वॉल्यूम है जो हमने, और दोनों की मोलैरिटी क्या है, M. मोलैरिटी दोनों की सेम होगी तो ही ये रेशो आएगा. अगर मोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगा. आप लैब में एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस करते हैं तो आपको पता है वो M1 V1 = M2 V2, जब मोलैरिटीज कैसे वो होनी चाहिए, मोलैरिटीज के साथ आप उसे कैसे रिलेट करोगे. सो let the mass of organic compound be m grams, the volume of H2SO4 of molarity be V ml. ये पूरी की पूरी V ml है. वॉल्यूम ऑफ NaOH जो है वो V1 ml थी, इसलिए V1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसके लिए कितना H2SO4 यूज हुआ होगा, V1/2. तो इसका मतलब H2SO4 कितना है, V1/2 ml of molarity M H2SO4 है, जो यूज नहीं हुआ. बाकी जो था हमें पता था ये टोटल वॉल्यूम थी, और ये हमने निकाल ली वॉल्यूम जो यूज नहीं हुई. तो हमें इससे हम कैसे पता करेंगे कि वॉल्यूम यूज क्या हुई, V ml तो टोटल थी, उसमें से ये जो है जो यूज नहीं हुई वो हमें पता चल गया वो कितनी है, V1/2. तो ये कितनी होगी, ये पार्ट कितना होगा, V में से, V ml में से, टोटल में से V1/2 को निकाल दो तो आपको वो वॉल्यूम पता चल जाएगी जो अमोनियम सल्फेट को बनाने में के साथ रिएक्ट को बनाने में यूज हुई, या अमोनिया के साथ रिएक्ट होने में यूज हो गई. अब एनसीईआरटी में इसको इन्होंने वॉल्यूम अनयूज्ड बोला है. यहां पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऑफ मोलैरिटी M अनयूज्ड एक तरह से इसने गलत नहीं बोला है, लेकिन ये कंफ्यूज कर सकता है. अनयूज्ड ये कह रहा है कि ये वो वॉल्यूम है H2SO4 का जो टाइट्रेशन में यूज नहीं हुआ. लेकिन हमारा जो फोकस है वो टाइट्रेशन नहीं है, हमारा फोकस उस नाइट्रोजन तक पहुंचने का है. हमारा जो आइडिया, हमारा फोकस इस पार्ट, ब्लू पार्ट में है. हमने पता करना है कि नाइट्रोजन कितनी थी, तो उसको हम यूज्ड अप कहेंगे एक तरह से, कि जो यूज हुआ जो अनयूज हुआ टाइट्रेशन में वो एक्चुअली यूज हुआ किसमें, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने में, अमोनिया के साथ रिएक्ट करने में. तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऑफ मोलैरिटी M unused in titration is V minus V1/2, which is actually the volume of H2SO4 that reacted with ammonia. तो
ये हम कहेंगे कि V माइनस V1/2 ml ऑफ H2SO4, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। अब आप उसकी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से आप बताएंगे। अब आप इस रिएक्शन को देखो, ठीक है। इस स्टेप को समझने के लिए आपको ये रिएक्शन समझना चाहिए कि 2 twice अमोनिया प्लस H2SO4 गिव्स अमोनियम सल्फेट। जो H2SO4 हमने एंड में इस फ्लास्क में लिया, 1 मोल H2, दोनों की मोलैरिटी अगर सेम हो, अगर ये 1 मोलर सोल्यूशन है तो 1 मोल H2SO4 अगर हमने यूज किया तो 2 मोल्स अमोनिया होना चाहिए, राइट। तो अगर एक वॉल्यूम H2SO4 की वॉल्यूम हमने कितनी निकाली है, जिसने रिएक्ट किया है वो निकाली है V माइनस V1/2। तो अगर ये V माइनस V1/2 है, ये V माइनस V1/2 है, तो ये कितना होगा अमोनिया। अमोनिया को इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ट्वाइस V माइनस V1/2 होगी वॉल्यूम अमोनिया की, ठीक है। So we'll say V minus V1/2 ml of H2SO4 of molarity M will react with how much ammonia? 2 V minus V1/2 ml of ammonia solution, और ammonia solution भी molarity M का ही होना चाहिए। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, हम कहां तक पहुंच गए, फाइनली हम लोग अमोनिया तक पहुंच गए, राइट। कहीं कहीं से किसी किसी के थ्रू जाके हमें अल्टीमेटली हमें यहीं पहुंचना था, हमें पता करना है कि वो नाइट्रोजन कितना है, तो इससे हम अमोनिया तक पहुंच गए। एक बार हमें वॉल्यूम ऑफ अमोनिया पता चल गया तो हमें पता है कि अगर हम 1 मोलर सोल्यूशन लें उसका अमोनिया का, 1 मोलर मतलब क्या हुआ कि 1 m सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, और 1 लीटर ले लें, अगर 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो 1000 ml अमोनिया 1 मोलर में, अमोनिया कितना होगा 1 मोल। 1 मोल अमोनिया का मास कितना होता है 17 ग्राम्स, ठीक है। बेस 17 ग्राम्स हैज 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। 17 ग्राम्स अमोनिया में 3 ग्राम्स तो हाइड्रोजन ही है, तो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है 14 ग्राम्स, ठीक है। यहां से हम नाइट्रोजन के मास तक पहुंचने वाले हैं, तो हम बोलते हैं कि 1000 ml जो अमोनिया है सॉल्यूशन, वो 17 ग्राम्स अमोनिया कंसिस्ट कर, उसमें 17 ग्राम्स अमोनिया होता है और नाइट्रोजन कितना होता है 14 ग्राम्स। तो चलो अब यूनिटरी मेथड से आगे पता करें कि 1000 ml सॉल्यूशन 1 मोलर जो है उसमें नाइट्रोजन कितना है, हैज नाइट्रोजन 14 ग्राम्स, ठीक है। अगर 1 ml होता तो उसमें कितना होता, अपॉन 1000, ठीक है। अगर 1 ml होता तो उसमें कितना होता, लेकिन उसकी मोलैरिटी क्या है 1 m, और हमने सॉल्यूशन कौन से लिए हैं सारे सॉल्यूशंस m मोलैरिटी के, तो अगर m मोलैरिटी का होगा, 1 m ना होके m मोलैरिटी का होगा, तो इसको एक मोलर सॉल्यूशन में इतना है तो m मोलर सॉल्यूशन में कितना होगा इनटू m कर दोगे, ठीक है। और हमने वॉल्यूम क्या लिया है, द वॉल्यूम of ammonia solution is 2V minus V1/2, तो इतने में 2V minus V1/2 solution अमोनिया में कितना होगा नाइट्रोजन, इसमें होगा into 2V minus V1/2, तो इतने ग्राम नाइट्रोजन होगा इस सॉल्यूशन में। आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि कितने ग्राम नाइट्रोजन है। अगला स्टेप तो बहुत आसान है, अब तो हमें सिर्फ मास परसेंटेज पता करनी है। ये इतना नाइट्रोजन, इतने ग्राम नाइट्रोजन कितने कंपाउंड में था, m ग्राम कंपाउंड में था, है ना। तो हम बोलेंगे कि m ग्राम्स कंपाउंड में, m ग्राम्स कंपाउंड हैज मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू दिस मच, 14 into m into 2V minus V1/2 अपॉन 1000 ग्राम्स, है ना। तो 1 ग्राम में कितना होगा, डिवाइड कर दो m से, और 100 ग्राम में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से तो ये 2 जीरो कटते हैं और ये 1.4 हो गया, तो आपको क्या मिलेगा 1.4 इंटू m इंटू 2V माइनस V1/2 अपॉन m, ये आपको मिल गई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पर 100 मिल गया ना अब आपको। तो पहले आपने स्टार्ट किया, m ग्राम्स में नाइट्रोजन कितना था, इतने ग्राम था, 1 ग्राम में कितना होगा डिवाइड बाय 1000 कर दिया,
और डिवाइड बाई m कर दिया, और 100 ग्राम्स में कितना होगा इनटू 100 करके आपको मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड मिल जाएगी बाय जेंटाइल्स मेथड। अब इसी डिस्कशन को हम आगे लेके जाएंगे और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी जो आपके उसमें सॉल्व एग्जांपल दी हुई है वो भी एक्सप्लेन करूंगी, पर वो अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं आज की वीडियो वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको हेल्पफुल लगी थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार वापस आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।